Hello students, welcome to lecture 2 of biotechnology. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं वो पढ़ी थी, और हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं. ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स यहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये साइट्स आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो कर ही लो, उसके अलावा कितना कर सकते हो वो आप देख लो. अगर सारे हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो साइट दिया हो सकता है, चार तरह के साइट दिए हो सकते हैं. ऐसा बोला जा सकता है कि इनमें से कौन सा इको R1 का साइट है, इको R2 का साइट है. ठीक है, तो ये साइट्स हमको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए. उसके बाद अदर एंजाइम्स यूज्ड इन सॉरी अदर एंजाइम्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अलावा कौन कौन सी यूज होंगी? डीएनए लाइगेज यूज होगा. ठीक है, दिस एंजाइम फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, एक ही स्ट्रैंड के आजू जो अगल बगल वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा. एंड कोवेलेंटली लिंक्स टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, the action of ligase enzyme required a phosphate group at the 5 carbon end of one nucleotide and hydroxyl group at 3 carbon. मतलब एक तरफ जो इधर वाला स्ट्रैंड है उसमें 5 प्राइम कार्बन फॉस्फेट होना चाहिए. ठीक है, और दूसरी तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल 3 प्राइम OH होना चाहिए. एक तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट होना चाहिए, तो ही ये लिंकेज बना पाएगा. ठीक है, the enzyme used most often in the rDNA technology is T4 DNA ligase, which is encoded by phage T4. ठीक है, तो जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो डीएनए लाइगेज T4 फाज में से निकाला गया है. ठीक है, उसको यूज किया जाता है. उसके बाद है अल्कलाइन फॉस्फेटेज. अब एक चीज आती है यहाँ पे, मान लो ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है आपका. ठीक है, और एक आपका प्लाज्मिड है. ठीक है, एक एक सर्कुलर प्लाज्मिड था और आपका डीएनए का फ्रेगमेंट था. तो इसको आपने कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को कट किया, तो सर्कुलर था, उसको लीनियर बनाया. ठीक है, और उसको आप कुछ टाइम के लिए रखोगे. अब ये भी तो हो सकता है कि ये इसके पास ऊपर जो है न्यूक्लियोटाइड है, नीचे भी न्यूक्लियोटाइड है, ये वापस से सर्कल बन जाए. ठीक है, से फिर से सेल्फ लाइगेशन कर ले. तो वो ना हो उसके लिए हम इस एंजाइम को यूज करते हैं कि प्लाज्मिड वापस से अपने आप ही ना चिपक जाए. प्लाज्मिड के बीच में हमें अपना डीएनए इंसर्ट करना है. ठीक है, ligation absolutely requires the presence of 5 prime phosphate at DNA site to be ligated. If this phosphate group is removed, this DNA cannot be ligated. The enzyme alkaline phosphatase is used to remove the phosphate group from the 5 prime end. ठीक है, तो इस एंजाइम को हम यूज करते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को निकाल देता है, फॉस्फेट को निकाल देता है, हाइड्रोक्सिल रहता है. ठीक है, दिस एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया और काफ इंटेस्टाइन. It is used to prevent unwanted self-ligation of vector DNA molecules in procedure of rDNA technology. ठीक है, तो वो जो वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, जिसको हम कट करके उसमें डीएनए जोड़ना चाहते हैं, वो कट करने के बाद क्योंकि वो तुरंत से वापस से चिपकने की कोशिश करेगा, तो वो लाइगेट ना हो, तो उसके एक 5 प्राइम फॉस्फेट को निकाल दिया मैंने. ठीक है, उसके इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है बट फॉस्फेट को निकाल दिया. बट जो दूसरा डीएनए है, जो हमारा जो फॉरेन डीएनए है, उसमें तो फॉस्फेट भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो वो तो अटैच हो सकता है, वो तो लाइगेट हो सकता है, बट ये आपस में लाइगेट नहीं हो सकते. तो ये कब बंद होगा? जब फॉरेन डीएनए आ जाएगा तभी लाइगेशन होगा. ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखिए. हाउएवर ligation of the vector to the insert can occur at the insert still has its 5 prime phosphate. ठीक है, तो फॉरेन डीएनए तो आराम से जुड़ सकता है. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और दूसरे एंजाइम्स हो गई. नेक्स्ट आता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर मींस हमारे डीएनए को, कौन सी चीज हमारे डीएनए को उस बैक्टीरिया में या जो भी ऑर्गेनिज्म है होस्ट में लेकर जाएगी. इट इज ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. ठीक है, तो जब क्लोनिंग वेक्टर्स की तलाश चल रही थी तो हमने सोचा कि भाई ऐसे ही ले लेते हैं जो ऑलरेडी ये नेचर में कर रहा हो. ठीक है, प्लांट्स में नेचुरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर हो सकते हैं. तो सबसे पहले
प्लाज्मिड्स को यूज किया गया, ठीक है। फिर बैक्टीरियोफाजिस को भी हम यूज करते हैं डीएनए ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, हमें पता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ऑटोनोमस है, खुद से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इनकी कॉपीज ये अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। सम प्लाज्मिड है 1 to 2 कॉपीज पर सेल, अदर्स है 15 to 100 कॉपीज पर सेल, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स अलग अलग होते हैं, उनके कॉपी नंबर हमको पता होते हैं, तो हम किस तरीके से आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना होता है लेबोरेटरी में, ठीक है। बैक्टीरियोफाजिस हाई नंबर पर सेल हैव ए वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ द जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉपी नंबर बनाते हैं, बट इनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्लाज्मिड को बहुत इजीली हैंडल किया जाता है, ठीक है। मैंने भी अपने रिसर्च कैरियर में कम से कम 20-30 प्लाज्मिड्स, नए प्लाज्मिड्स बनाए, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स को हैंडल करना बहुत ईजी होता है, बट बैक्टीरियोफाज जो है उसको हैंडल करना बहुत टफ होता है, इसलिए मोस्टली लोग क्लोनिंग वेक्टर्स में प्लाज्मिड्स को ही प्रेफर करते हैं। When the cloning vector are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied. अब मान लो मैंने प्लाज्मिड लिया था, उसमें मैंने इंसुलिन का जीन डाल दिया था, तो जब वो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो इंसुलिन का जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। मान लो 50 कॉपी बन गए उसके, तो 50 कॉपी का जब अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, प्लाज्मिड एक तो रेप्लिकेट कर रहा है, दूसरा उसमें जो जीन्स प्रेजेंट है उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, तो इंसुलिन प्रोटीन बनेगी, ठीक है। अगर एक प्लाज्मिड से बनती तो एक बनती, अगर 50 कॉपी हो गए तो 50 प्रोटीन बनेंगे, मींस अमाउंट जो है इंसुलिन का वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब एक कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होना चाहिए जिसकी वजह से उसको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। ORI सब प्लाज्मिड में होना चाहिए, यहां से ये रेप्लिकेट करता है। अगर ORI नहीं है तो वो अपने कॉपीज नहीं बना पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिससे हम उसको पता कर सके, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, इससे हम उसको फाइंड कर पाएंगे उस बैक्टीरिया को कि जिसमें प्लाज्मिड गया है और किसमें नहीं गया। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये याद रख लो, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए। और तीसरा, क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए उस प्लाज्मिड में। अब वो ऐसा प्लाज्मिड हो कि उसमें भाई किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट ही नहीं है, उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो कटेगा ही नहीं, तो उसमें जोड़ोगे क्या, ठीक है। तो साइट्स होने चाहिए प्रॉपरली ये, ठीक है। ये PBr322 प्लाज्मिड है, P इससे प्लाज्मिड होता है, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रोड्रिग्यूस, और 322 उसके लैब का नंबर था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनका नाम रखा है PBr322, ठीक है, प्लाज्मिड का। उसके बाद वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। अब origin of replication, it is a sequence where replication starts, ठीक है। A piece of DNA linked to ORI can replicate within the host cell। अब ORI के आजू बाजू इधर या इधर अगर कोई आपने piece of DNA डाला है तो उसका भी रेप्लिकेशन होगा प्लाज्मिड के साथ। बट अगर किसी का ORI निकल गया है और ORI साइड निकल गया है तो वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। इट आल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, ओरी साइड रेप्लिकेशन भी करता है और कितने कॉपी बनाने हैं, कितने पे जाके रुक जाना है वो भी कंट्रोल करता है। सो फॉर गेटिंग मेनी कॉपीज ऑफ टारगेटेड डीएनए इट शुड बी क्लोन इनटू अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ठीक है। तो हमको ऐसा वेक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसका हाई कॉपी नंबर हो, है ना, क्योंकि हाई कॉपी नंबर होगा तो उतनी ज्यादा कॉपीज बनेंगे। अब जितनी ज्यादा कॉपीज बनेंगे उतने ही कॉपीज फॉरेन डीएनए के बनेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर, इट इज अ जीन दैट हेल्प टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। अब देखो ये जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं कोई हाथ से पकड़ के तो नहीं कर रहे कि भाई हाथ में मैंने डीएनए लिया, उसको मैंने सेलोटोप से प्लाज्मिड में चिपका दिया, कुछ दिखता नहीं है। तो ये एक हिट एंड रन वाला प्रोसेस, हिट एंड रन तो नहीं बोल सकते, प्रॉपर तरीके से होता है, बट चांसेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं। मान लो अब एक डीएनए और एक प्लाज्मिड से तो होगा नहीं, ठीक है। तो मान लो एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक वायल में मैंने 100 प्लाज्मिड्स लिए, ठीक है, 100 प्लाज्मिड्स लिए मैंने, और उसमें मैंने रेस्ट्रिक्शन, इसको ध्यान से सुनना,
एक वायल लिया मैंने, या एक टेस्ट ट्यूब बोल देता हूँ, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, उसमें मैंने 100 प्लाज्मिड लिए, ठीक है, मान लो PBr322 100 प्लाज्मिड लिए, और उसको मैंने मान लो BAM-H1 से कट कर दिया, ठीक है। तो BAM-H1 से कट किया, और फिर उसमें मैंने 100 या 200 जो है फॉरेन डीएनए के टुकड़े जो है वो उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, ठीक है, और उसमें मैंने डीएनए लाइगेज डाल दिया। अब जरूरी तो है नहीं कि 100 के 100 में फॉरेन डीएनए जुड़ जाएगा प्रॉपर तरीके से और वो सील हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो 100 थे, 100 में से मान लो मैंने एल्कलाइन फॉस्फेट यूज नहीं किया है, तो 100 में से मान लो 50 जो है वो सेल्फ लाइगेट कर गए, मतलब उनमें फॉरेन डीएनए नहीं गया, और 50 में फॉरेन डीएनए गया है, ठीक है। तो मेरे पास टेस्ट ट्यूब में 100 प्लाज्मिड डीएनए है, उसमें से 50 ट्रांसफॉर्मेंट्स है जो अब ट्रांसफॉर्म हो चुके, उनके पास कोई नया जीन आ गया, मान लो इंसुलिन का जीन आ गया, और 50 वैसे के वैसे वापस बंद हो गए। तो इनको अब जो है डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कैसे पता करोगे? आंखों से कुछ दिखता नहीं, पूरे लेबोरेटरी में कुछ आंखों से दिखने वाला नहीं है, सब जो है वो अंदाजे से चलने वाला है। हर चीज को पता करने की टेक्निक है, बट आंखों से नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर को यूज करते हैं। अब देखो कैसे यूज करेंगे इसको। If a piece of DNA is introduced in a host bacterium, it is called transformation. Such bacterium is transformant, ठीक है, उस बैक्टीरिया को हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। If transformation does not take place, it is non-transformant, ठीक है। अब एक तो ये बात हो गई प्लाज्मिड का। दूसरा, अब उस प्लाज्मिड को मैं बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने वाला, वहां पे भी वही चीज होगी कि 100 बैक्टीरिया है, 100 प्लाज्मिड है। अब जरूरी नहीं है कि 100 के 100 बैक्टीरिया में प्लाज्मिड चला जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 100 बैक्टीरिया थे, मैंने प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म किया उसमें एक टेक्निक से, 50 में गया और 50 में नहीं गया प्लाज्मिड, जो भी मैंने प्लाज्मिड बनाया था XYZ 50 बैक्टीरिया के अंदर गया, तो वो तो ट्रांसफॉर्म कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया कहलाएंगे, और 50 जिनके अंदर नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएंगे। अब एक ही टेस्ट में वो दोनों मिक्स है, 50 ट्रांसफॉर्मेंट है और 50 नॉन, एकदम मिक्स एक टेस्ट ट्यूब में पानी में। अब मैं कैसे पता करूं उसको, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर्स ऑफ इकोलाई इंक्लूड जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर जैसे यहाँ पे दिख रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, मतलब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया के खाने में जो जिसमें हम ग्रो करते हैं पेट्री डिश में एग्रोज डाल के ग्रो करते हैं, तो उसमें अगर एम्पिसिलिन होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेंट, जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होगा वो बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं 100 के 100 को डालता हूं और उसमें मैं एम्पिसिलिन डाल देता हूं, ठीक है, 100 के 100 को डालता हूं फिर उसमें एम्पिसिलिन डाल देता हूं, तो जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड पहुंचा होगा, 50 के पास पहुंचा होगा, वो ग्रो कर जाएंगे और बाकी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, बाकी मर जाएंगे। तो मेरे पास 50 बैक्टीरिया की कॉलोनी मुझे मिलेगी ऑन द पेट्री डिश, और मैं उनको बोल सकता हूँ कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है, क्या है उसको हम थोड़ा आगे देखते हैं, कि एम्पिसिलिन तो होगा ट्रांसफॉर्मेंट में, बट उसमें भी दो तरीके के होंगे, कौन कौन से? एक वो प्लाज्मिड जो ये वाला है, ठीक है, जिसके पास फॉरेन डीएनए नहीं आया बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो इसके पास भी है, और जिसमें हमने फॉरेन डीएनए डाला था उसके पास भी एम्पिसिलिन, तो दोनों ग्रो होंगे, ठीक है। प्लाज्मिड वाले तो है 50 में से मान लो 25 प्लाज्मिड वाले और 25 ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड वाले, हमें कौन सा चाहिए? वो ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया चाहिए जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड आया है, जिसमें फॉरेन डीएनए भी आया है, सिर्फ ये जो है डिफॉल्ट प्लाज्मिड नहीं आया है, ठीक है। नॉर्मल इकोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। थर्ड है क्लोनिंग साइट, जो मैंने बताया आपको, जो फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए भी बोलते हैं। द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और वेरी रिकग्निशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। More than one recognition site generates several fragments. It complicates genes cloning. ठीक है, तो एक एंजाइम का एक ही साइट होना चाहिए उसमें, ठीक है। मान लो BAM-H1 का एक साइट है तो दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एंजाइम डालोगे तो यहाँ से भी कट कर देगा, यहाँ से भी कट कर देगा, तो फिर तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एंजाइम का एक वही एंजाइम यूज करना है जिसका एक साइट हो, जिसकी वजह से ये सर्कुलर से लीनियर खुल जाएगा, फिर इसे हम जोड़ सकते हैं।
बट अगर दो होगा तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। Ligation of DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes। कहाँ पर कट करेंगे हम लोग कि दो जो रेस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक की जीन है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनमें से कट करेंगे। मान लो यहाँ पे कट करके अगर तुमने डीएनए लगाया तो फिर उस प्लाज्मिड का एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस चला गया क्योंकि वो तो कट हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे कट करके लगाया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला गया, अब वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट बचा नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहीं से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी होने वाला, जो मैंने प्रॉब्लम बताया कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है कि नहीं। एग्जाम्पल, लाइगेशन ऑफ ए फॉरेन डीएनए BAMH1 साइट। BAMH1 साइट पे काट रहे हैं, आप तुमको खुद ही समझ जाना है, BAMH1 पे काट रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला जाएगा। ठीक है। इन वेक्टर PBr322 एज अ रिजल्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज फॉर्म। ठीक है। इफ लाइगेशन डज नॉट अकर इट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अगर वो नहीं जुड़ा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जुड़ गया है तो रिकॉम्बिनेंट। अब when a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, the gene is inactivated, it is called insertional inactivation। ठीक है। अब हमने प्लाज्मिड के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बीच में उसको किया था, इसलिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन उसका हो जाएगा। ठीक है। Here the recombinant plasmid lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA। ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे BAMH1 की जगह पर फॉरेन डीएनए डाला था, इसलिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट करने की वजह से, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने की वजह से ये इनएक्टिव हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन। ठीक है। When the plasmid are introduced in E. coli cells, three type of cells are obtained। ठीक है। अब तीन तरीके के सेल्स हमको मिलेंगे। एक नॉन ट्रांसफॉर्म, मतलब वो बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिड नहीं घुसा है। एक वो बैक्टीरिया मिलेंगे जिसमें हमको ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, मींस प्लाज्मिड तो है पर उसमें फॉरेन डीएनए नहीं है। और तीसरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाला बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है। हमको इन तीनों में से कौन से चाहिए, ये ग्रीन वाले चाहिए, बाकी ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं। ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दे हैव नो प्लाज्मिड। ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों काम कर रहा है, उसका मतलब फॉरेन डीएनए नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, दे आर रेजिस्टेंट टू ओनली एम्पिसिलिन। ठीक है। तो ये हमको चाहिए। इसको कैसे फाइंड करेंगे मिक्सचर में से। Recombinant plasmid can be selected out from non-recombinant by plating the transformant on ampicillin medium. Then the transformants are transferred on tetracycline medium। मान लो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिव हो गई। ठीक है। और एक दूसरा जो है उसमें एक्टिव है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है। दोनों तरह के प्लाज्मिड है। ई कोलाई सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट और एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है। अब ये प्लेट आएगी, इसमें हमने क्या डाला है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, यहाँ पे मैंने एम्पिसिलिन डाला है। तो कौन सा ग्रुप होगा एम्पिसिलिन में, दोनों ग्रुप होंगे क्योंकि दोनों का एम्पिसिलिन तो बराबर है। टेट्रासाइक्लिन एक में निकल गया है, रेजिस्टेंस निकल गया है। तो ये जो बनेगी इसको हम बोलेंगे मास्टर प्लेट। ठीक है। मास्टर प्लेट बनेगी, इसमें रिकॉम्बिनेंट वाले बैक्टीरिया भी हैं जो पीछे दिखाया था, ये वाले भी हैं और ये वाले भी है। ये वाले नहीं होंगे उसमें क्योंकि हमने एम्पिसिलिन डाल दिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है। तो ये दोनों आ गए हमारे पास, रेड और ग्रीन, और मुझे चाहिए सिर्फ ग्रीन। ठीक है। तो ये जो मास्टर प्लेट बना यहाँ पर, इसकी जो कॉलोनीज आई इसको मैं मार्क कर दूंगा प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर पोजीशन के ऊपर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और अब मैं एक वेलवेट पेपर लूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर रखूंगा। ठीक है। इस देखो, इस पेट्री प्लेट के ऊपर रखूंगा और उसी पोजीशन में एक दूसरी प्लेट पर रख दूंगा। ठीक है। मींस बैक्टीरिया कॉलोनी से टच कराऊंगा और दूसरी पेट्री प्लेट जिसमें खाना है, ठीक है, जिसको हम मीडियम बोलते हैं, मीडियम है, और उस पर ग्रो कर देंगे। ठीक है। तो मतलब इसके जैसी एक और डुप्लीकेट प्लेट बन जाएगी सेम इसी पोजीशन में। ठीक है। क्यों बना रहे हैं आगे समझते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, रेप्लिका प्लेटिंग बोलेंगे उसको, जिसकी हमने कॉपी बनाई, रेप्लिका बना ली, उसकी फर्स्ट कॉपी बना ली हमने उसकी। अब
इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे इसको ले जाएंगे, ठीक है, या फिर उस प्लेट को हम टेट्रासाइक्लिन रेप्लिका वाली जो है उसको हम टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो अब जब टेट्रासाइक्लिन डाला तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन अभी भी काम कर रहा है, ये वाले नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले, और कुछ में वो नहीं काम कर रहा है। तो जो हमारे काम के हैं, टेट्रासाइक्लिन में डाला तो जो हमारे काम वाले हैं वो मर जाएंगे। मान लो 1, और ये जैसे मैंने यहाँ पे नाम रखा था 1 2 3, तो 1 गया, 2 4 गया, 1 2 3 4, 1 और 4 गया, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको 5 बोलता हूं तो 5 गया, तो 1 4 और 5 गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट वो तो मेरे काम के थे, जो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पा रहे वही तो रिकॉम्बिनेंट है, वही तो काम के हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो मास्टर प्लेट थी जिसमें से ये कॉपी बनाई थी, उसमें से हम 1 4 और 5 को निकाल के एक नए प्लेट में लगाएंगे जिसमें अब हमको रिकॉम्बिनेंट मिल गए, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो ये रेप्लिका प्लेटिंग बहुत जरूरी है, जिससे हम इसके कॉपीज को जो है पता कर सके कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट वाला है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है, ठीक है। Thus, one antibiotic resistant gene helps to select the transformant. The inactivated antibiotic resistant genes help to select recombinants. Up, but this type of selection of recombinant is a difficult procedure because it needs simultaneous plating on two plates having different antibiotics. ठीक है, अब हमें पता है कि भाई जब हमने वो रेप्लिका प्लेटिंग की तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो मान लो 1 की पोजीशन पे सेकंड आ गया, सेकंड की पोजीशन पे थर्ड आ गया, तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। So alternative selectable markers have developed based on their ability to produce color in presence of chromogenic substance, ठीक है। तो ये बहुत पुराना टेक्निक था रेप्लिका प्लेटिंग, अब उससे आसान तरीके फाइंड किए गए, ठीक है, जिससे हम उसको निकाल सके। जैसे प्लाज्मिड वेक्टर है, उसमें हमने फॉरेन डीएनए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट विद इन, अब यहाँ पर एक जीन है लेग-जेड, ठीक है, एक लेग-जेड जीन है, उसमें हम लोग लेग-जेड जीन में ये फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर लेग-जेड जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, दो तरीके के होंगे, या तो फॉरेन डीएनए जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो ये बैक्टीरिया में डालेंगे, इसमें गया ये बैक्टीरिया में डालेंगे। अब कैसे पता चलेगा, जिसमें फॉरेन डीएनए गया है अगर उसके खाने में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से केमिकल मिलाया जाएगा, तो जिसमें गया है उस बैक्टीरिया की कॉलोनी ब्लू हो व्हाइट होगी, ठीक है, और जिसमें नहीं गया है फॉरेन डीएनए उस बैक्टीरिया की कॉलोनी ब्लू होगी। तो एक ही प्लेट में व्हाइट कॉलोनीज होंगी, ब्लू कॉलोनीज होंगी, हमें कौन सी चाहिए, व्हाइट कॉलोनीज, तो उसी प्लेट से निकल जाएगा। अब हमको रेप्लिका प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं है और एक ही बार में हमको पता चल जाएगा। तो ये काफी आसान तरीका है, पर ये बाद में मिला। सबसे पहला तरीका था रेप्लिका प्लेटिंग, उसके बाद ये आया लेग-जेड वाला, ठीक है, जिससे हम आसानी से एक ही प्लेट में पता कर सकते हैं, हमें दूसरा प्लेट बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। In this, a recombinant DNA is inserted into the coding sequence of an enzyme beta galactosidase, ठीक है, ये जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। So the gene is inactivated, such colonies do not produce color, these are identified as recombinant colonies, ठीक है, जो कलर नहीं बना रही है तो व्हाइट रहेंगी, वो recombinant colonies. If the plasmid in bacteria have no insert, it gives blue colored colonies in presence of chromosonic substrate, ठीक है। तो वो जो सबस्ट्रेट है, अब यहाँ पे लेग-जेड जीन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस क्रोमोजोनिक सब्सटेंस पे बाइंड करता है और यहाँ पर वो ब्लू कलर दिखाता है, बट यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन ही नहीं पाएगा क्योंकि फॉरेन डीएनए यहाँ पे घुस गया है बीच में, इसलिए वो व्हाइट कलर दिखाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको कॉलोनी मिलेगा, ठीक है, ये बहुत बार लैब में मैंने भी किया है, बहुत आसान तरीका है। तो ब्लू व्हाइट कॉलोनीज हमको मिलेंगे, ठीक है, हमको व्हाइट वाले चाहिए, ब्लू वाले नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें से इसको पिक कर लेंगे, ठीक है, व्हाइट वाले को पिक कर लेंगे और दूसरी एक फ्रेश प्लेट में लगा लेंगे जिसमें वो मल्टीप्लाई करेगा, व्हाइट वाला मल्टीप्लाई करेगा तो वो व्हाइट ही बनाएगा सारे। अब
ये तो हो गया बैक्टीरिया के रिलेटेड। अब प्लाज्मिड, अगर अगर हमें क्लोनिंग करना है प्लांट में, एनिमल में, तो जेनेटिक टूल्स फॉर सम पैथोजन इज ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल वेक्टर, ठीक है। जैसे एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियन एक पैथोजन है जो डाइकोट प्लांट्स को अफेक्ट करता है, बट इसको हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई किया और इसको हम लोग अब एक वेक्टर की तरह यूज करते हैं। मीन्स हमने उसमें से खराब खराब चीजें निकाल दी और अपना डीएनए डाल के हम उसमें डाल देते हैं, उसे पता भी नहीं चलता कि मुझे चेंज कर दिया गया है मेरे अंदर का सिस्टम, ठीक है। और उसको हम लोग, क्योंकि ये बहुत आसानी से प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है, तो हमने सोचा नेचर को यूज करते हैं, बस उस पर अपना फॉरेन डीएनए डाल देंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस को सॉइल में आइसोलेट करते हैं, उसमें से जो खराब जीन्स है जिससे वो बीमारी करता है प्लांट में, वो जीन्स निकाल देते हैं, उनकी जगह पे फॉरेन डीएनए डाल देते हैं, उसको फिर से प्लांट के पास छोड़ देते हैं, प्लांट को वो इन्फेक्ट करेगा, बट इस समय वो खराब जीन्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा जिससे प्लांट बीमार पड़े। वो ट्रांसफर क्या करेगा, फॉरेन डीएनए, उसे पता भी नहीं है कि वो अपनी नहीं कोई और जीन ट्रांसफर कर रहा है, और वो फॉरेन जीन प्लांट में चली जाएगी, या वो प्लांट में मान लो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस करे, या प्लांट में ड्रॉट रेजिस्टेंस लाए, या प्लांट में कोई भी वो खासियत लेकर आए, वो करेंगे। उसके बाद रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं, ठीक है, एज ए क्लोनिंग एजेंट। तो ये हमने बताया कि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस, ये जो बैक्टीरिया है, कैन डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, टी डीएनए को, ये जो उसका प्लाज्मिड, जैसे हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, उसमें एक टी डीएनए को वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है नॉर्मल प्लांट इनटू अ ट्यूमर, ठीक है। नॉर्मली ये क्या करता है, ऐसा देखो यहाँ पर, ये डिजीज कॉज करता है जहाँ पे प्लांट ऐसे नीचे से फूल जाता है, ट्यूमर करता है, इसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। दीज ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस दीज द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, ठीक है। tumor inducing TI plasmid of A tumefaciens is modified into a cloning vector। हमने क्या किया, ये बैक्टीरिया पकड़ा, उसमें से इसका प्लाज्मिड निकाला, इसमें से जो जो खराब खराब जीन्स थी वो हटा दी, और वहां पर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हम प्लाज्मिड प्लांट में उस बैक्टीरिया को डालेंगे तो वो कोई डिजीज नहीं कर पाएगा, और हमारी मतलब की जो जीन्स है वो प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद एनिमल सेल कल्चर में हम लोग रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं। एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, सो दे आर यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है, बट एनिमल में बहुत ज्यादा क्लोनिंग नहीं होता है, इसलिए बहुत रेयर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉम्पिटिटेंट होस्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे खत्म करते हैं।